सो हेलो दोस्तों, ये हमारा फ्रिक्शन का सेकंड लेक्चर है जो कि क्वेश्चंस करेंगे। हम इसमें क्वेश्चंस करेंगे और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट एंगल ऑफ रिपोज देख लेते हैं। पीछे मैंने कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको बताए थे, तो उसके लिए क्वेश्चन करना जरूरी है ना बच्चों। क्वेश्चन करेंगे तभी होगा, और इसके सवाल आसान होते हैं बच्चों, इसमें घबराना नहीं है। ये इसका सवाल आसान ही होता है, आपसे हो रहा होगा तो समझ में आ रहा होगा, नहीं हो रहा है फिर भी आप देखिए, इसके बाद कीजिए, ठीक है। तो चलिए इसमें बताता हूँ मैं आपको। ओके, क्या है, काफ़ी आसान सा है बच्चों। देखिए, एक टॉपिक यहाँ पे मैं लाया हूँ जो है एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज का मतलब क्या होता है? एंगल ऑफ रिपोज का क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है बच्चों कि अगर अगर कोई इंक्लाइंड प्लेन दिया हो, मतलब इंक्लाइंड मतलब ऐसे होता ना, हम जिस पे बैठ के बचपन में क्या करते थे, ऐसे करते थे, ऊपर से नीचे आते थे स्कूल में। तो वैसा ही बच्चों यहाँ पे है, एक ऐसे इंक्लाइंड प्लेन दिया हुआ है। यहाँ पे हम लोग नहीं बैठ के ऐसे कैसे, यहाँ से ऐसे करके ऐसे 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 टगर के यहाँ पे आ जाते थे, वैसा ही है। तो यहाँ पे आपको इस बार नहीं बैठना है, यहाँ पे बैठना है ब्लॉक को। ओके, देखिए ये एंगल कितना हो, ये एंगल ऐसे है ना, ये एंगल ऐसे है, तो ऐसे ऐसे कितना हो जाए, पहले ऐसे बैठा हुआ है, ऐसे ऐसे धीरे धीरे उठा देंगे, है ना। आ रहा समझ में बच्चों? पहले ऐसे होगा फिर ऐसे होगा। हम क्यों उठा रहे हैं इसको? इसलिए उठा रहे हैं ताकि अगर यहाँ पे कोई ब्लॉक रखा जाए ऐसे करके, ये कोई ब्लॉक है बच्चों, है ना, इस ब्लॉक को इस पे रख दिया इंक्लाइन प्लेन पे, तो अब क्या होगा बच्चों, ये ब्लॉक टगरेगा ना, ऐसे नीचे की तरफ आने लगेगा ना। अगर आप कुछ रख देते हैं ऐसे इंक्लाइन प्लेन पे, तो बच्चों वहाँ पे रखते हैं तो टगर के नीचे आ जाता है। तो अगर ऐसे रख दें तो नहीं टगरेगा, धीरे धीरे ऐसे ऐसे बढ़ा दें एंगल तो ये टगर जाएगा। तो वही एंगल को एंगल ऑफ रिपोज बोला जाता है। किस एंगल पे बच्चों, किस एंगल पे ये ब्लॉक जो है ना नीचे गिरने लगे, नीचे गिरने लगे, है ना, उसी एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। तो किस एंगल को, तो एंगल थीटा मान लेते हैं, थीटा एंगल पे मान लेते हैं कि ये ब्लॉक नीचे गिरने लगेगा, तो यही थीटा मान लेना होता है, ठीक है। तो बताते हैं इस पे आगे और चीज़ें बच्चों। देखिए, तो ये मास एम का है ब्लॉक, और ये इस पे क्या हो रहा होगा, इस पे क्या हो रहा होगा, नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा बच्चों, एम जी फोर्स लग रहा होगा, है ना। तो ये अगर मैं ऐसे ड्रॉ कर दूं ऐसे करके, है ना बच्चों, तो ये भी एंगल थीटा होता था, मैंने पीछे बताया था बच्चों। तो ये हो जाता है, इधर वाली कंपोनेंट क्या हो जाती है बच्चों, एम जी का कॉस ऑफ थीटा, और ये इधर वाली कंपोनेंट क्या हो जाती है बच्चों, एम जी का साइन ऑफ थीटा। आसान है बच्चों, समझ रहे ना। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। तो बच्चों जब ये नीचे, ये स्मूथ नहीं है इस बार, इसमें इसका एक बार फ्रिक्शन भी ऐड होगा, मतलब इसका म्यू मान लेते हैं, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है, म्यू है, ठीक है ना। ये सरफेस स्मूथ नहीं है, ये रुखरदार है ना। तो ये नीचे की तरफ जब आ रहा होगा तो फ्रिक्शन इसको रोक रहा होगा ना, कि नीचे क्यों जा रहे हो भाई, हम तो फ्रिक्शन लगा के तुम्हें रोके रहेंगे। लेकिन एक ऐसा एंगल आएगा जहाँ पे ये फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा। मैक्सिमम वैल्यू के बाद क्या होता है, वो लगना कम कर देता है ना, मतलब कम कर देता है, लगता रहता है लेकिन कम हो जाता है। लिमिटिंग के बाद क्या होता था, ग्राफ में बताया था ना, लिमिटिंग के बाद बच्चों कम हो जाता है और फिर लगते रहता है। तो यहाँ पे एक लिमिट तक बच्चों फ्रिक्शन लगेगा, उसके बाद फिर कम हो जाएगा। तो उसके बाद ये कम होने के बाद ये ज़्यादा हो जाएगा, एम जी साइन थीटा का वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा। फ्रिक्शन इधर लग रहा होगा बच्चों, देखिए इस पर फ्रिक्शन ब्लॉक पे इधर की तरफ लग रहा होगा, ठीक है, क्योंकि इसका टेंडेंसी है नीचे जाने का, है ना बच्चों। तो इस पर फ्रिक्शन इधर लगेगा, रिलेटिव मोशन को अपोज करना है ना, मैंने आपको बताया था। तो बच्चों अगर मुझे इस ब्लॉक को नीचे की तरफ लाना है किसी एंगल थीटा पे, तो इसका मतलब ये वाली फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स से ज़्यादा होना चाहिए, है ना। मतलब कि एम जी का साइन थीटा, ये वाली फोर्स किससे, फ्रिक्शन से ज़्यादा होना चाहिए, तभी तो नीचे आएगा बच्चों, तभी तो ये ब्लॉक नीचे की तरफ गिरेगा, क्योंकि इधर वाली फोर्स बड़ा होगी तब ना बच्चों। तो अब देखते हैं एम जी का साइन थीटा किससे बड़ा हो जाएगा, फ्रिक्शन से। तो फ्रिक्शन क्या होता है बच्चों, यहाँ पे फ्रिक्शन क्या होगा, इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन होता है ना, म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन क्या है यहाँ पे, नॉर्मल रिएक्शन यही तो होगा बच्चों, ऊपर की तरफ जो लग रहा होगा इस ब्लॉक पे ऐसे, नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन यही होगा ना बच्चों, नीचे वाला कंपोनेंट जो इसको बैलेंस किया होगा एम जी का कॉस थीटा, नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे होगा। तो बच्चों एम जी का साइन थीटा इज ग्रेटर देन म्यू टाइम्स ऑफ एम जी का कॉस थीटा, जो कि नॉर्मल रिएक्शन है ना बच्चों, है ना बच्चों, आसान ही तो है, एम जी का कॉस थीटा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि एम जी और एम जी तो यहाँ पे कट जाएगा, और ये साइन थीटा, ये बच्चों साइन थीटा इधर और कॉस थीटा इधर आ जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू, सॉरी इक्वल टू नहीं, ग्रेटर देन म्यू हो जाएगा। ये एक रिलेशन आपको यहाँ से मिलेगा बच्चों, है ना।
एक रिलेशन यहाँ से मिलेगा। तो अगर हम लिमिटिंग कंडीशन की बात करें, एक लिमिटिंग कंडीशन होता है ना, लिमिटिंग फ्रिक्शन लगता है जो मैक्सिमम, ये अपने मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम स्ट्रेंथ पे होगा, उसके बाद फ्रिक्शन कम हो जाएगा और इधर गिरने लगेगा। तो उस लिमिटिंग कंडीशन पे क्या होगा, एट लिमिटिंग कंडीशन, एट लिमिटिंग कंडीशन, उस लिमिटिंग कंडीशन पे क्या होगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू लिख सकते हैं, इक्वल टू म्यू। अगर लिमिटिंग कंडीशन पे बोले तो इक्वल टू कर सकते हैं, क्योंकि इस इक्वल टू के बाद ही वो गिरने लगेगा नीचे की तरफ ब्लॉक, इसलिए हम इक्वल टू कर दिए, है ना बच्चों। होना तो ज़्यादा चाहिए म्यू से ज़्यादा होना चाहिए ये टेन थीटा का वैल्यू, लेकिन लिमिटिंग कंडीशन पे हम मान के चलते हैं, ऐसे सोल्व करते हैं, क्योंकि ग्रेटर देन लेंगे तो ऐसा ऑप्शन में मिलेगा नहीं आपको, ठीक है ना। तो ऐसे लेते हैं लिमिटिंग कंडीशन। आपको समझ में आ गया होगा कि टेन थीटा का वैल्यू म्यू हो जाता है अगर हम उस किसी एंगल पे हमें ब्लॉक को गिराना है, मिनिमम एंगल पे, है ना। इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है ना बच्चों, मिनिमम एंगल ऑन विच ब्लॉक रेडी टू कम्स डाउन, है ना बच्चों, कम्स डाउन। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, तो चलिए आगे और चीज़ मैं आपको बताता हूँ। तो एक चीज़ अगर मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँ ना बच्चों, जो कि काफ़ी ज़रूरी है आपको जानना, वो क्या है, ये है कि मान लेते हैं बच्चों कि ये कोई क्या है, बाउल है। बाउल कैसा बन गया, चलिए जैसा भी बना, आई थिंक, लेकिन मेरे को ऐसा नहीं बनाना है, मेरे को ऐसा बनाना है। एक सेकंड बच्चों, बना लेते हैं अच्छे से। चलिए ऐसा बाउल हमें एक चाहिए था, हमने ऐसा बना लिया। तो बच्चों यहाँ पे एक क्या है ना कि इंसेक्ट है, इंसेक्ट है, होता है ना चार पैरों वाले, चार पैरों वाले एक इंसेक्ट होते हैं जो कि चलते रहते हैं, है ना। तो ये इंसेक्ट धीरे धीरे क्या कर रहा है ना, इस बॉल पे चढ़ता जा रहा है। देखिए ये धीरे धीरे ट्राई करता है कि इस पे चढ़ते जाए, तो एक टाइम पे चढ़ता है और फिर फिसल के गिर जाता है ना, ऐसा होता है। और कभी कभी तो चढ़ जाता है बच्चों ऊपर की तरफ, आपने देखा होगा दीवार पे कोई कीड़ा चढ़ते रहता है, कहीं पे जाकर गिर जाता है, लेकिन उसके बाद वो फिर से ट्राई करता है, तो कभी कभी वो पूरा पार भी कर लेता है, मतलब चढ़ जाता है ऊपर की तरफ। तो यही ऐसे ऐसे चढ़ रहा है बच्चों। तो चढ़ते चढ़ते मान लेते हैं यहाँ पे आ गया होगा, ये यहाँ पे आ गया, ये ऐसे चढ़ते चढ़ते इस पॉइंट पे आ गया। तो ये बच्चों बाउल है, बाउल में हाफ सर्कल को ही तो बाउल बोलते हैं। तो देखिए ये ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे हमने मिला दिया, एक इसको हमने ऐसे मिला दिया। तो पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कितना हाइट तक ये चढ़ सकता है, कितना हाइट तक ये चढ़ सकता है। इसमें भी बच्चों इसका भी फ्रिक्शन वही है, म्यू दिया हुआ है। तो कितना हाइट तक ये चढ़ सकता है बच्चों, तो हाइट कैसे देखेंगे, देखिए आपको मैं ये भी चीज़ बता देता हूँ। यही हाइट होगा बच्चों, है ना, यही हाइट होगा, कितना हाइट तक ये चढ़ सकता है। ऐसे इसका रेडियस तो आर ही होगा, रेडियस क्या है बच्चों, आर है, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा। और इसका मास दिया हुआ है, मास इंसेक्ट, मास ऑफ इंसेक्ट, है ना बच्चों, इंसेक्ट का मास दिया हुआ है एम है, ओके। और कितना हाइट चढ़ा है, एच। तो एच हाइट हमको निकालना, ये कितना हाइट चढ़ा होगा यहाँ से बॉटम से, ओके। आसान है बच्चों। इसको मैं क्या मान लूँ बच्चों, इसको वाई मान लेता हूँ, यहाँ से यहाँ तक को वाई मान लेते हैं। तो आपको समझ में आ रहा है रेडियस का वैल्यू क्या हो जाएगा, एच प्लस वाई, एच प्लस वाई। क्योंकि बच्चों ये पूरा रेडियस है ना, ये पूरा रेडियस है, ये पूरा रेडियस है, तो ये पूरा रेडियस है, तो वाई और एच को जोड़ देंगे तो रेडियस ही तो आएगा, है ना, आसान है। अब हमें देखना होगा कि जब ये यहाँ पे पहुँच गया, जब ये यहाँ पे पहुँच गया बच्चों, ये इंसेक्ट यहाँ पे पहुँच गया, तो इसका तो कुछ एम भी लग रहा होगा नीचे की तरफ, एम, ओके, नीचे की तरफ एम तो लग रहा होगा। ये ऐसे एक ऐसा था लाइन, ठीक है, और एक ऐसे था ये वाली, ठीक है, ठीक है बच्चों। यहाँ से एंगल आपको थीटा दे दिया है, यहाँ से एंगल आपको थीटा दे दिया है, थीटा एंगल ऐसे ऊपर की तरफ चला है, ठीक है। तो बच्चों बहुत आसान है, जब ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल तो थीटा ही होगा, थीटा ही होगा। आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि ये लाइन पैरेलल हो गया, ये भी लाइन पैरेलल हो गया, तो ये एंगल बराबर होता है, आपने पढ़ा होगा। तो ये एंगल थीटा हो गया, ये भी एंगल थीटा था, तो एम जी का कॉस ऑफ थीटा इधर आ गया, एम जी का कॉस ऑफ थीटा इधर आ गया, और एम जी का साइन ऑफ थीटा इधर आ गया।
एम जी कॉस ऑफ थीटा, इधर हो गया एम जी साइन ऑफ थीटा। अरे समझो बच्चों, ठीक है। और ऐसा ही तो बॉल था, ऐसा ही तो करके बॉल था बच्चों। बॉल कैसा था, ऐसा ही तो किया हुआ था। रेड कलर से दिखा देते हैं, ऐसा ही तो बॉल था बच्चों, है ना। ओके, एमजी का कंपोनेंट बच्चों अगर हमने ले लिया तो इसके बाद हमें देखना होगा कि ये कीड़ा बच्चों कितना ऊपर तक जा पाएगा, ठीक है। तो उसके लिए फ्रिक्शन भी तो लग रहा होगा, फ्रिक्शन हमें दिखाना होगा बच्चों। तो फ्रिक्शन अगर हम दिखाएं यहाँ पे इस कीड़े पे, तो हमें हमें क्या बताना है, हमें बताना है बच्चों कि ये मैक्सिमम हाइट एज कितना होगा, कि जहाँ तक ये चढ़ सके। हमें निकालना क्या है, फाइंड मैक्सिमम, ठीक है बच्चों, फाइंड मैक्सिमम हाइट अप टू विच इंसेक्ट अप टू विच इंसेक्ट गो। मतलब ये इसका मैक्सिमम हाइट कितना होगा जहाँ तक ये इंसेक्ट जा सकता है यहाँ से, है ना बच्चों। कितना होगा ये मैक्सिमम हाइट वर्टिकली अपवर्ड वाले। तो जब मैक्सिमम हाइट होगा, जब यहाँ पे ये गिरने लगा होगा, तो वही तो इसका मैक्सिमम हाइट होगा। समझिए बच्चों, जब ये कीड़ा पहुँच कर यहाँ पे ऐसे ऐसे जा रहा होगा, जाते जाते यहाँ पे एकदम गिरने लगा, उसको छूटने लगा हाथ पैर, तो वहाँ पे ये गिरने लगेगा, तो मैक्सिमम हाइट इसका इतना हो जाएगा। लेकिन यहाँ से जाकर यहीं पे ये गिरने लगा, मतलब नीचे की तरफ टकराने लगा, तो इसका मैक्सिमम हाइट यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है। तो मैक्सिमम हाइट के लिए ये जहाँ पे गिरने लगे, तो गिरने लगेगा जब ये नीचे की तरफ आने लगेगा, उस केस को सोचिए, उस लिमिटिंग केस को सोचिए बच्चों। एट लिमिटिंग केस, एट लिमिटिंग केस, जब ये ब्लॉक सॉरी ये जब इंसेक्ट गिरने लगा हो नीचे की तरफ, जब नीचे की तरफ इसको छूटने लगा हो हाथ पैर, तो इसमें फ्रिक्शनल फोर्स उस टाइम पे यहाँ पे लग जाएगा, उस टाइम पे यहाँ पे लगेगा। ऐसे जनरली तो जब ऊपर चढ़ रहा होगा, जब यहाँ से यहाँ तक चढ़ रहा होगा, तो यहाँ तक फ्रिक्शन पीछे की तरफ पीछे की तरफ पीछे की तरफ फ्रिक्शन लग रहा होगा। लेकिन जब ये मैक्सिमम हाइट पे पहुँच जाएगा, जहाँ पे गिरने लगे नीचे की तरफ, इसका गिरने लगे नीचे की तरफ, ये फोर्स लगने लगे, तो इस पे बच्चों ऊपर की तरफ फ्रिक्शन लग जाएगा, क्योंकि उस टाइम पे नीचे की तरफ गिरेगा। ओके, ये चीज़ मुझे आपको बताना था। तो उस टाइम पे इसके ऊपर की तरफ फ्रिक्शन लग जाएगा, क्योंकि वो बचा पाएगा इसको नीचे गिरने से, है ना, उस टाइम पे। तो उस टाइम पे बच्चों यहाँ पे फ्रिक्शन का वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए एम जी साइन थीटा से, है ना। उस टाइम पे एम जी साइन थीटा से ज़्यादा होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, ज़्यादा होना चाहिए। तो मतलब अगर लिमिटिंग केस की बात कर रहे हैं तो फिर इक्वल टू ले सकते हैं बनाने के लिए सवाल, लेकिन ऐसा ही होना चाहिए। तो एफ जो होता है वो म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा, म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू एम जी साइन ऑफ थीटा, ठीक है। तो म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा बच्चों, ये वाली आ जाएगी ना, एम जी कॉस थीटा, एम जी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है बच्चों, आसान सा हो गया। तो साइन थीटा अपन कॉस थीटा म्यू हो जाएगा, मतलब टेन ऑफ थीटा इक्वल टू म्यू आ रहा है यहाँ पे भी, ठीक है। टेन थीटा का वैल्यू म्यू आ रहा है यहाँ पे भी बच्चों, ओके। तो यहाँ पे अगर टेन थीटा का वैल्यू देखें तो कितना हो जाएगा, इसको मैंने माना ही नहीं, इसको एक्स मान लेता हूँ, है ना, ये दूरी को मैंने एक्स मान लिया, है ना बच्चों। तो टेन थीटा का वैल्यू यहाँ से अगर आप निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा एक्स अपॉन वाई, सिंपल, है ना। और y का वैल्यू क्या होगा बच्चों, y का वैल्यू अगर मैं बताना चाहूँ तो ये तो r है ना, तो r cos थीटा, ठीक है, ये भी हमने लिख लिया। और x का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, r साइन थीटा, ये कैपिटल R नहीं स्मॉल r है, r साइन ऑफ थीटा, ठीक है बच्चों। ये चीज़ें आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा, तभी तो आप बना पाइएगा, है ना, स्मॉल r। तो ओके जल्दी से लिख लेते हैं, टेन थीटा का वैल्यू x अपॉन वाई है, x अपॉन वाई है, इक्वल टू म्यू आ रहा है। हमें बच्चों निकालना क्या है, हमें तो निकालना है, हम एच निकालना है। तो एच क्या हो जाएगा बच्चों, एच को निकाल लीजिए, एच इक्वल टू स्मॉल आर माइनस वाई हो जाएगा, ठीक है। तो स्मॉल आर का तो वैल्यू हमें पता ही है, स्मॉल आर ही है, और वाई का वैल्यू हमें निकालना होगा। वाई कैसे निकालेंगे, सोचिए बच्चों, यहाँ पे आपको वाई कैसे निकालना होगा। वाई क्या हो जाएगा बच्चों, ये देखिए वाई हो जाएगा आर ऑफ कॉस थीटा, वाई क्या हो जाएगा, आर ऑफ कॉस थीटा, ओके। तो हम यहाँ पे बता सकते हैं बेसिकली क्या बता सकते हैं, एच इक्वल टू जो हमें निकालना था आर माइनस वाई, क्या है बच्चों, आर कॉस थीटा, आर कॉस ऑफ थीटा, ओके। तो यहाँ से बच्चों एच का वैल्यू बता सकते हैं आर इंटू वन माइनस कॉस ऑफ थीटा, ओके। आसान है ना बच्चों, आसान है, यहाँ पे ये अलग वाली पार्ट है ना।
तो ये हमें निकल गया। तो कॉस ऑफ थीटा का वैल्यू अगर मैं रखना चाहूँ तो कितना हो जाएगा, कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, सोचिए, कॉस थीटा, कॉस थीटा वाई अपॉन आर हो जाएगा, है ना, वाई अपॉन आर हो जाएगा। और कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ से भी तो रख सकते हैं, यहाँ से भी तो रख सकते हैं। देखिए आपको पता होगा कि ट्रायंगल में बच्चों सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर ऑफ थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर ऑफ थीटा यूज कितना हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर ऑफ थीटा। ये सब बच्चों कैलकुलेशन कर रहा हूँ, आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको देखना है सिर्फ, ओके। तो सेक स्क्वायर थीटा हो जाता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, मतलब कि म्यू है तो 1 प्लस म्यू स्क्वायर हो जाएगा, आ रहा है समझ में। और कॉस थीटा का वैल्यू फिर यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों, 1 अपॉन रूट ओवर 1 प्लस म्यू स्क्वायर, सिंपल, ठीक है। तो इसको यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो यहाँ से हमको एच कितना आ रहा है, एच कितना निकाल पा रहे हैं आप लोग बच्चों, वो आर होगा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू 1 अपॉन 1 प्लस म्यू स्क्वायर का रूट, आ रहा है समझ में बच्चों। इतना आएगा आपका आंसर, क्योंकि हमें दिया गया था आर, आर के टर्म में लाना था, म्यू के टर्म में लाना था। तो आर और म्यू तो हमें दिया हुआ था ना, रेडियस दिया हुआ था और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दिया हुआ था, तो उसी के टर्म में हमने ला दिया। तो आसान है बच्चों, ये मैं बोल नहीं रहा हूँ कि आपको ये करना था बच्चों, ये देखना था आपको कि कैसे होता है, ठीक है ना। अगर आप समझ लेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। बस यहाँ पे अगर आपको दिक्कत हुआ हो कि फ्रिक्शन तो पीछे की तरफ लगेगा ना, ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन नहीं, हम लिमिटिंग केस की बात कर रहे हैं जब वहाँ पे गिरने लगा हो, इस पे नीचे की तरफ फोर्स लगने लगा हो, तो उस टाइम पे फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लगेगा, उस टाइम पे, ठीक है। आगे चलते हैं, आसान है। तो एक और सवाल कर लेते हैं बच्चों, बहुत आसान सा सवाल। बोल रहा है कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इंक्रीजेज स्लोली, स्लोली स्लोली इंक्रीज कर दे रहे हैं ऐसे करके, यहाँ पे पहुंच गए। तो फाइंड आउट द एंगल एट विच ब्लॉक स्टार्ट मूविंग, किस एंगल पे ब्लॉक जो है मूविंग करने लगे, चलने लगे, यहाँ से ऐसे करके चलने लगे। तो उस लिमिटिंग केस की बात करें, अभी बताया आपको, उस लिमिटिंग केस की बात करें, उस टाइम पे टेन थीटा का वैल्यू क्या आया था बच्चों, म्यू आया था, टेन थीटा का वैल्यू म्यू आया था, है ना। वही केस है बच्चों यहाँ पे भी। चलते हैं आगे, ये तो कर लिया हमने सवाल। एक और सवाल है बच्चों, आसानी से ये भी कर लीजिए। बोल रहा है कि हाफ अपर हाफ ऑफ इंक्लाइंड प्लेन इज इंक्लिनेशन थीटा इज परफेक्टली स्मूथ। बच्चों इंक्लिनेशन हमें यहाँ पे थीटा दे दिया है, और बोल रहा है कि अपर हाफ मतलब इसका हाफ मतलब ये वाली हाफ, ये वाली हाफ, तो अपर हाफ तो ये हुआ ना, तो अपर हाफ स्मूथ है, देखिए स्मूथ दिया है, ये स्मूथ है, यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, ठीक है। वाइल लोअर हाफ इज रफ, नीचे वाला रफ है, मतलब यहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा होगा म्यू। अब बॉडी स्टार्ट मूविंग फ्रॉम रेस्ट, यहाँ पे भी का वैल्यू 0 है, रेस्ट से स्टार्ट करता है एट टॉप एंड कम बैक टू रेस्ट एट बॉटम, यहाँ पे यू का वैल्यू 0 है और धीरे धीरे यहाँ पे आया, यहाँ पे भी का वैल्यू 0 हो गया, है ना, ठीक है। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन विद द लोअर हाफ इज गिवन। अच्छा इसका म्यू बताना है, लोअर हाफ का जो फ्रिक्शन होगा ना, इसका म्यू बताना है बच्चों, इसका म्यू कितना होगा। ये रफ है ना, रफ को हम ऐसे करके बता रहे हैं, इसका हमें म्यू दे दिया है, मतलब म्यू कितना होगा यही पूछ रहा है। और ये स्मूथ है बच्चों, और यहाँ यू का वैल्यू कितना दिया है, 0 दिया है। और जब ये ब्लॉक यहाँ पे पहुँच जाएगा तो यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, लेकिन इससे पहले यहाँ पे इसको, इस ब्लॉक को पहुँचना होगा, यहाँ पे भी कुछ होगा, ठीक है ना, यहाँ पे कुछ भी होगा, क्योंकि यहाँ से चल रहा है तो यहाँ पे कुछ भी आएगा ना बच्चों, यहाँ पे भी आएगा तो उसके बाद इस सरफेस के लिए ये यू बन जाएगा, समझ में आ रहा है। यहाँ पे तो भी होगा लेकिन इस सरफेस के लिए ये यू बन जाएगा और ये फिर भी बन जाएगा, आ रहा है समझ में, क्योंकि ये सरफेस अलग है बच्चों, ये वाली, और वो वाली सरफेस अलग है, ये सरफेस अलग है और ये सरफेस अलग है। तो इस सरफेस के लिए देखते हैं, ठीक है ना, फॉर स्मूथ सरफेस, फॉर स्मूथ सरफेस। आप खुद से भी कर सकते हैं बच्चों, आसान है यार, नहीं हो फिर हमसे देख लीजिएगा। स्मूथ सरफेस के लिए क्या करें, स्मूथ सरफेस पे क्या होगा, देखिए बेसिकली अगर मैं आपको लिख के बताऊं तो कोई ऑब्जेक्ट इंक्लाइन प्लेन पे ऐसा होता है, ये एंगल नीचे की तरफ होता है, मतलब एम जी नीचे लगता है, और ये एंगल थीटा होता है, तो इधर की तरफ क्या लग जाता है बच्चों, एम जी का कॉस थीटा, बहुत बार कर चुके हैं बच्चों, है ना, इधर लग जाता है एम जी का साइन थीटा। तो स्मूथ पे तो फ्रिक्शन लग नहीं रहा होगा, तो डायरेक्टली बता सकते हैं हम, डायरेक्टली बता सकते हैं, नीचे ये लगने वाला फोर्स होगा, है ना, ये नीचे लगने वाला फोर्स होगा यहाँ से। तो यहाँ पे यूज हम लोग कर सकते हैं, क्या यूज कर सकते हैं, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, है ना। ये मान लेते हैं कि ये दूरी क्या है ना, ये x है, ये जो स्मूथ सरफेस का ये वाली दूरी है ना, ये x मान लेते हैं, ये x है, तो ये भी कितना होगा x,
है ना बच्चों, ये भी एक्स हो जाएगा, बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं, दोनों सेम ही होगा। तो इसको लिख सकते हैं फाइनली, इनिशियली क्या था 0 था, फाइनली यहाँ पे पता नहीं कितना हो रहा है, प्लस 2ax हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 2a, एसेलरेशन नीचे की तरफ लाने वाला कितना है इसका, ये वाली है mg का साइन थीटा, सॉरी एसेलरेशन की बात किया हमने, तो m नहीं आएगा ना, ये तो फोर्स हो जाएगा, तो बस g साइन थीटा आएगा, g साइन थीटा इंटू एक्स। ठीक है, यहाँ से कुछ रिलेशन आएगा बच्चों, तो हमें इनिशियली वी स्क्वायर का वैल्यू मिल गया 2gx साइन थीटा, 2gx साइन थीटा मिल गया। ओके, हाँ, तो अब हमें निकालना है रफ के लिए, अब हमें निकालना है रफ के लिए। तो अगर आप कोई बच्चे तो यहाँ पे ऐसे होंगे कि बोलेंगे कि बोल रहा है ना म्यू, तो म्यू हम लोग टेन थीटा पढ़े ना, टेन थीटा इक्वल टू म्यू, तो वही चिपका देंगे, लेकिन टेन थीटा इक्वल टू म्यू देखिए ऑप्शन में नहीं दिखा है तो यहाँ पे सोल्व करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों जो हमने बताया आपको उसमें पूरा ये सरफेस ही रफ था, तब ये ठीक होगा, लेकिन आधा कहीं पे कम हो जाए, कहीं पे 1/3 स्मूथ हो जाए, तो उसमें बच्चों चेंज आ जाएंगे, चेंजेज हो जाएंगे, है ना। तो उसके लिए हमें सॉल्व करना पड़ेगा, जैसे प्रोसीजर है। तो यहाँ पे भी जो था, अब यहाँ पे यू की तरह काम करेगा, फॉर रफ सरफेस के लिए यहाँ पे ये भी यू बन जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगा इसके लिए, क्योंकि यहाँ पे जो होगा ये यू बन जाएगा ना इसके लिए बच्चों। तो यहाँ पे फाइनली क्या हो रहा है ना कि ये रेस्ट पे आ जा रहा है, फाइनली इसका वी डैश क्या है बच्चों, रेस्ट पे आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे भी वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s लगा देते हैं, ए स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, बाद में जाकर रुक जा रहा है, इनिशियली यहाँ पे क्या है बच्चों, ये वाली है, मतलब 2gx साइन ऑफ थीटा प्लस 2a। एक्सेलरेशन कितना लगेगा बच्चों जब ये रफ सरफेस पे आ जाएगा, सोचिए यही चीज बच्चों, सोचिए बच्चों सोचिए, देखिए ये चीज तो लग ही रहा होगा, सोचिए ऐसे तो हो ही रहा होगा, ऐसे तो हो ही रहा होगा, लेकिन इस पे जब रफ पे आ गया बच्चों, ये तो हमने केस जो बताया, ये हमने केस बताया था, ये स्मूथ पे था, ये रफ पे जब आ गया, ये जब रफ पे आ गया, तो इस पे बच्चों पीछे की तरफ एक फ्रिक्शन भी तो लग रहा होगा, पीछे की तरफ एक फ्रिक्शन भी तो लग रहा होगा, है ना, जो कि यहाँ पे नॉर्मल होगा, तो फ्रिक्शन को म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा, है ना, म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, ये हो जाएगा म्यू mg cos थीटा। एक्सेलरेशन ओवरऑल देखिए, अगर ये नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब ये वाली फोर्स बड़ा है इससे, ये वाली फोर्स इससे बड़ा है ना बच्चों, तभी तो नीचे की तरफ आ रही होगी, तो ये फोर्स माइनस ये फोर्स करेंगे तो हमें m मिलेगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। देखिए तो यहाँ पे mg साइन थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, जो कि नीचे की तरफ फाइनल एक्सेलरेशन होगा। तो m तो कट जा रहा है सब में, m तो कट जा रहा है, तो यहाँ से बच्चों a का वैल्यू जो आ रहा है वो आ रहा है g साइन थीटा, g कॉमन ले लेते हैं, साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। चलिए ठीक है, a हमने निकाल लिया, a निकाल लिया तो a यहाँ पे पुट कर देते हैं, ये पुट कर देते हैं g, ओके g ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है बच्चों, ठीक है, ठीक है, जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा इंटू एक्स, एस का वैल्यू एक्स हमने लिया है। ओके, तो अब बच्चों कर देते हैं सोल्व, क्योंकि देखिए यहाँ पे ध्यान से 2gx साइन थीटा यहाँ पे आएगा, और 2gx से मल्टीप्लाई करके और साइन थीटा, तो ओवरऑल 4gx साइन थीटा हो जाएगा, 0 इक्वल टू 4gx साइन थीटा जोड़ दिए, और यहाँ पे प्लस था तो प्लस 2g म्यू एक्स कॉस थीटा आ जाएगा। तो अब बच्चों मैं यहाँ पे, अच्छा सॉरी यहाँ पे माइनस है ना बच्चों, सॉरी ये माइनस है, देखिए माइनस क्यों आएगा, क्योंकि ये माइनस है ना, ये माइनस है, तो ये वाली तो रहेगी ही, तो इसको मैंने क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, तो साइन थीटा अपन कॉस थीटा कितना आ जाएगा बच्चों, पहले तो जी एक्स कट जाएगा, जी एक्स कट जाएगा, वो उधर जाएगा तो ठीक है, तो अगर मैं इसको इधर ले जाऊँ, मतलब 2 म्यू कॉस थीटा, 2 म्यू कॉस थीटा इक्वल टू 4 साइन थीटा, दो बार में कट जाएगा, तो यहाँ पे म्यू का वैल्यू हमारे पास आ रहा है 10 थीटा अपॉन में 2 म्यू बाई 2, मतलब कि म्यू का वैल्यू कितना आ रहा है 2 टेन थीटा, 2 टेन थीटा आ रहा है बच्चों, 2 टेन थीटा, देखिए म्यू का वैल्यू 2 टेन थीटा है कहीं पे,
cos टू टेन थीटा है ना, तो डी हो जाएगा इसका बच्चों आंसर, है ना। ऐसे करना है। अगर नहीं दिया हो, अगर डायरेक्टली ऑप्शन में दे दिया होगा कि म्यू इक्वल टू टेन थीटा, तो उसे नहीं करना है, क्योंकि हमने बताया आपको पूरा स्मूथ हो तब ऐसा होता है, पूरा स्मूथ नहीं हो तो ये आ जाता है, ठीक है। अगर चाहे तो इसको आप याद रख सकते हैं, अगर चाहे तो, नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर कहीं पर हाफ स्मूथ हो जाए, हाफ रफ हो जाए, तो म्यू का वैल्यू 2 टाइम्स टेन थीटा हो जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। ओके, वो जो आसान सा सवाल करना होगा हमें, क्या है मिनिमम म्यू क्या होगा, ब्लॉक जिसके लिए स्टेशनरी रहे, रुका रहे, ये म्यू का वैल्यू क्या होगा मिनिमम, कि ये ब्लॉक रुका रहे। तो नीचे की तरफ तो इस पर लग ही रहा होगा, नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा 100 जी, ऊपर की तरफ कुछ टेंशन आ गया होगा, ठीक है। और टेंशन तो इधर भी ये भी खींच रहा होगा, है ना बच्चों। तो इसका टेंडेंसी इधर जाने का है, टेंशन इसको इधर खींच रहा होगा, तो इसको यहाँ पर रुकने के लिए इधर की तरफ एक फ्रिक्शन लगाना होगा, इधर की तरफ ब्लॉक पे एक फ्रिक्शन लगेगा, है ना। और स्टेशनरी रहना है, स्टेशनरी रहना है बच्चों, रुके रहना है, मतलब ये टेंशन इसका इक्वेट कर देना होगा, रुके रहेगा ना, तो इसीलिए टेंशन का वैल्यू फ्रिक्शन का इक्वेट कर देंगे। तो टेंशन कितना लग रहा है 100 जी, फ्रिक्शन होगा म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, ऊपर की तरफ लग रहा होगा, नीचे तरफ 50 जी। तो नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा बच्चों 50 इंटू जी हो जाएगा। तो यहाँ से आप म्यू का वैल्यू देख सकते हैं कि म्यू का वैल्यू कितना आ रहा है बच्चों 2 आ रहा है। अब बोलेंगे म्यू का वैल्यू 2 कैसे आ सकता है, म्यू का वैल्यू तो हमने पीछे बताया था कि 0 से 1 तक ही होता है, तो 2 क्यों आ रहा है बच्चों। म्यू का वैल्यू अगर बहुत ज़्यादा सरफेस रुखड़ा हो जाए ना, रुखड़ा समझ सकते हैं कि वहाँ पे कुछ फ्रिक्शन का इतना ज़्यादा फ्रिक्शन लग रहा होगा, क्योंकि म्यू को हमने क्या पढ़ाया था बच्चों, म्यू क्या पढ़ाया था, फ्रिक्शनल फोर्स मतलब एफ फ्रिक्शनल अपॉन नॉर्मल रिएक्शन। जब नॉर्मल रिएक्शन से बड़ा हो जाता है ना, जब फ्रिक्शनल फोर्स लगने वाला क्या हो जाता है, नॉर्मल रिएक्शन से बहुत बड़ा हो जाता है, तो बच्चों 1 से बड़ा ही हो जाएगा ना, फिर तो म्यू का वैल्यू क्या हो जाता है 1 से बड़ा हो जाता है। ये कारण से होता है, जब कहीं पे फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा लग रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन से भी ज़्यादा लग रहा हो, तो वहाँ पे तो होना ही पड़ेगा ना, यहाँ पे वही हो रहा होगा। अरे समझ में, तो 2 हो सकता है, हो सकता है बच्चों, हो सकता है कि वो फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा लग रहा हो इससे नॉर्मल रिएक्शन, तो सब हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना उसमें। तो यहाँ पे एक और सवाल बहुत आसान सा है, मिनिमम बताना है, फाइंड आउट मिनिमम एक्सेलरेशन, कितना इसका एक्सेलरेशन इधर की तरफ मिनिमम हो कि ब्लॉक ए सो डैट 10 kg ब्लॉक डजंट फॉल। अच्छा, ये ब्लॉक ए का एक्सेलरेशन कितना हो जाए इधर की तरफ कि ये ब्लॉक गिरे नहीं, है ना। हम बहुत सारा काम नहीं करते, ये पेन को ऐसे करके कहते हैं कि देखो ऐसे 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 हाथ में ऐसे किया लेकिन गिरा नहीं, ऐसे करके सटा के। तो हमारा जब स्पीड बढ़ जाता है ना, जब हमारे एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, तो ये बच्चों गिरता नहीं है। जैसे पानी आपने देखा होगा कप में लगा के और ऐसे ऐसे लोग गोल गोल लोग घुमा देते हैं, लेकिन फिर भी पानी नहीं गिरता है। आप नहा रहे होंगे तो बाल्टी में आधा पानी भर के और ऐसे ऐसे कीजिए, ऊपर भी जाएगा तो नहीं गिरेगा, है ना, वैसा आपने देख करके देखा होगा। तो बच्चों वैसे ही यहाँ पे है, इसको इधर की तरफ बहुत जोर से धक्का देंगे ना, बहुत एक्सेलरेशन हो जाएगा, तो ये बच्चों गिरेगा नहीं फिर, क्योंकि ये सरफेस क्या है, फ्रिक्शन है इसमें, ये रफ सरफेस है, तो फ्रिक्शन लगने के कारण ये गिरेगा नहीं, ठीक है। देख लेते हैं, ये ब्लॉक ए ऐसे बना दिया और एक बच्चों ये 10 kg का ब्लॉक ऐसे बना दिया। सोचिए बच्चों, यहाँ पे सोचने वाली बात है कि अगर इसमें बच्चों, इसमें ये एक्सेलरेशन से जा रहा है, ये ब्लॉक ए एक्सेलरेशन से जा रहा है, तो इसको भी तो ए एक्सेलरेशन से ले जाएगा उधर की तरफ, सोच समझिए, ठीक है। इसको भी तो ए एक्सेलरेशन से इधर की तरफ ले जाएगा, लेकिन जब शुरू में होगा, शुरू में जब एकदम स्टार्ट हो रहा होगा, जैसे ये ए एक्सेलरेशन इधर की तरफ देगा, तो ब्लॉक को ए एक्सेलरेशन इधर की तरफ महसूस होगा। समझिए ना, गाड़ी है, गाड़ी एक एक्सेलरेशन से जाना है और एक बैक को ए एक्सेलरेशन देता है, तो हम क्या करते हैं, ऐसे पीछे की तरफ चले जाते हैं। वो जहाँ आगे की तरफ एक्सेलरेशन देता है और हम पीछे की तरफ ऐसे धक्का लग जाता है हमें। तो उसी तरीके से इधर अगर एक बैक आएगा तो इधर की तरफ इसको एक एक्सेलरेशन मिलेगा, उसको हम कंसिडर करते हैं स्यूडो फोर्स में, हमने बताया था, तो उसका यूज करेंगे हमें भैया, है ना, उसका यूज करेंगे, है ना बच्चों। देखिए, तो इस पर एक इधर की तरफ एक्सेलरेशन का महसूस होगा। क्यों होगा मैंने आपको बताया बच्चों, क्यों होगा इधर की तरफ, क्योंकि बच्चों इधर की तरफ इसमें है ना, ये एक बैक इधर की तरफ जाएगा तो इसको इधर की तरफ झटका लगेगा स्यूडो फोर्स के कारण, तो हम लोग स्यूडो फोर्स का यूज कर रहे हैं, ठीक है, ये एक्सेलरेशन। तो इधर तो इसका 10 g लग ही रहा होगा नीचे की तरफ, इधर इसका लग ही रहा होगा। तो ये इस पे नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा होगा और ये इस पे नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा होगा, है ना बच्चों, दोनों आपस में नॉर्मल रिएक्शन लगा रहे होंगे। और फ्रिक्शनल फोर्स जो म्यू का वैल्यू दे रखा है वो तो लग ही रहा होगा, क्योंकि जी नीचे की तरफ खींच रहा होगा, तो फ्रिक्शनल फोर्स इस पे किधर की तरफ लग रहा होगा बच्चों, ऊपर की तरफ,
ऊपर की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लग जा रहा होगा, है ना। आई थिंक क्लियर है। तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन बताया जा सकता है बच्चों। नॉर्मल रिएक्शन कैसे बताएंगे? नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू जो होगा वो क्या होता है, आप समझिए ना, इसको नीचे नहीं गिरने देना है, ये इसको नीचे नहीं गिरने देना है, ब्लॉक को नीचे नहीं गिरने देना है। मतलब फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर लगने वाला 10G से बड़ा होना चाहिए, ऐसे समझिए। फ्रिक्शनल फोर्स लगने वाला 10G से बड़ा होना चाहिए, तभी तो नीचे नहीं गिरेगा, है ना बच्चों। तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना होता है, म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, ग्रेटर देन 10G होना चाहिए। तो नॉर्मल रिएक्शन कितना लग रहा होगा इस पे, समझिए। इसका ओवरऑल इधर की तरफ इस पे एक्सेलरेशन लग रहा है ना, इधर की तरफ एक्सेलरेशन लग रहा है, इधर की तरफ ब्लॉक पे एक्सेलरेशन जो 10 kg का ब्लॉक है, इस पे एक्सेलरेशन इधर की तरफ लग रहा था, तो एक्सेलरेशन कितना लग जाएगा। ए हमें नहीं दिया हुआ है बच्चों, ए नहीं दिया हुआ है, सॉरी, ए हमें नहीं दिया हुआ है। ओके, तो हमें स्यूडो फोर्स देखना होगा, इधर की तरफ इस पे स्यूडो फोर्स लग रहा होगा ना। तो एफ इक्वल टू जो ए में होता है, मतलब 10 kg इंटू ए, है ना, 10 kg इंटू ए। तो एफ यहाँ पे क्या है बच्चों, एफ जो लगने वाला है, फोर्स इस पे लगने वाला है, यही तो इस पे नॉर्मल रिएक्शन का पुट कर रहा होगा, यही तो इस पे नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा होगा। तो एफ क्या हो जाएगा, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा, जो कि 10 इंटू ए हो जाएगा, है ना। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों। ठीक है, तो हमें ए का वैल्यू मिल जाएगा नॉर्मल रिएक्शन अपॉन 10। तो यहाँ पे हम लोग पुट कर सकते हैं म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन, अच्छा नॉर्मल रिएक्शन ही पुट करना है, तो वो क्या हो जाएगा, 10A हो जाएगा, 10A हो जाएगा ग्रेटर देन 10G। म्यू का वैल्यू मुझे दिया है 0.5 इंटू 10A ग्रेटर देन 10G, 10 कट जाएगा, और ये ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, 20 ग्रेटर देन 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से हम ज़्यादा स्पीड से जाएंगे, 20 से ज़्यादा जाना होगा, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ज़्यादा एक्सेलरेशन होगा, तभी ये ब्लॉक नीचे नहीं गिरेगा, तभी ये ब्लॉक नीचे नहीं गिरेगा, है ना बच्चों। इतना हमारा इतना मिनिमम होना चाहिए इससे भी ज़्यादा होगा तो ठीक है, इससे कम नहीं होना चाहिए, कम होगा तो बच्चों क्या हो जाएगा, गिर जाएगा नीचे। ये चीज़ समझना है, ठीक है, आसान है यार, किया जा सकता है बच्चों। ये एक टाइप का ऐसा सवाल है जो कि हमेशा आता है एग्जाम में, एक सवाल तो आ ही जाता है, जेई या नीट में हमेशा आता है। एक्सेलरेशन ऑफ द टू ब्लॉक दिया हुआ है, सिस्टम इज इनिशियली एट रेस्ट, द फ्रिक्शन ऑफ कोफिशिएंट आर एज शोन इन द फिगर। ओके, हाँ, तो फ्रिक्शन कोफिशिएंट एज शोन इन द फिगर है, चलिए हम निकालते हैं इसका। बेसिकली बता रहा है कि ब्लॉक किधर किधर मूव करेगा, बोल रहा है एक्सेलरेशन ऑफ टू ब्लॉक क्या होगा। तो एक्सेलरेशन निकालना आसान है, यहाँ पे देखिए, पहले सबसे पहला बात, अगर ऐसा क्वेश्चन आए, पहला काम करना है फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, जल्दीबाजी नहीं करना है। जल्दीबाजी करिएगा तो बच्चों सवाल गलत हो सकता है, ठीक है। तो फ्री बॉडी डायग्राम सबसे पहले बनाना चाहिए हमें, देखिए, ताकि सवाल गलत नहीं हो। देखिए, ये सरफेस स्मूथ है, ये सरफेस स्मूथ है, तो यहाँ पे कोई भी फ्रिक्शन नहीं लगेगा। इस सरफेस और इस सरफेस के बीच में कोई भी एक्सेलरेशन, कोई भी म्यू नहीं है। इसका म्यू क्या है बच्चों, इसका म्यू क्या है बच्चों, 0 है। इधर कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, लेकिन इसके बीच में फ्रिक्शन है, मतलब कि ये सरफेस और ये सरफेस के बीच में फ्रिक्शन होगा, लेकिन ये सरफेस और ये सरफेस के बीच में फ्रिक्शन नहीं होगा, ठीक है। इस ब्लॉक को हमने इधर की तरफ खींचा है 101 न्यूटन से। ये ब्लॉक है, ये बी ब्लॉक है, ये भी 10 kg का है, ये भी 10 kg का है। चलिए ठीक है, इतना तो हमें पता चल ही गया। हाँ, तो जब ये ब्लॉक इधर की तरफ खींचा जा रहा होगा बच्चों, इतना फोर्स लगा के खींचा जा रहा होगा, तो ये चाहेगा, ये ब्लॉक ये चाहेगा कि हम इस ब्लॉक को भी आगे की तरफ खींचें, फ्रिक्शन के वजह से। समझिए, रिलेटिव मोशन को अपोज करना होता है। जब काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है तो काइनेटिक फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, ठीक है। तो इसका रिलेटिव मोशन क्या है, रुका हुआ है, तो रुका हुआ को ये सोचेगा कि हम इसको चला दें। याद रखिएगा बच्चों, जो फोर्स लगता है वो चाहता है कि हमारे साथ वाला साथ साथ चले, है ना, साथ वाला हमारे साथ साथ चले। तो ये इससे जुड़ा हुआ है ना फ्रिक्शन की वजह से। तो इस ब्लॉक पे फ्रिक्शन इस पे आगे की तरफ लग रहा होगा, इस ब्लॉक पे फ्रिक्शन आगे की तरफ लग रहा होगा, और जब ये रुका हुआ है, ये रुका हुआ है, ये रेस्ट पे है ना, इधर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो ये चाहेगा कि ये ब्लॉक जो इधर मूव कर रहा है ये रुक जाए मेरे लिए। फ्रिक्शन एक ऐसा चीज़ है बच्चों जो देखिए रिलेटिव है, यहाँ पे ये रुका हुआ है, ये रेस्ट पे है, तो ये चाहेगा कि इस पे फ्रिक्शन लगा के इसको भी रोक दे, और ये चल रहा है इधर की तरफ, तो ये चाहेगा कि इस पे फ्रिक्शन लगा के हम इसको भी चला दें, इसको भी चला दें। ऐसे होता है चीज़, इसमें यही चीज़ ध्यान रखना होगा, ठीक है। अब चीज़ आसान हो गई।
अब चीज़ें आसान हो गई। देखिए इस पे mg नीचे की तरफ लग रहा होगा 10g, और ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा। ठीक है, तो हम बता सकते हैं, पहले ये देख लेना है फ्रिक्शन लग कितना रहा है ना बच्चों, फ्रिक्शन लग कितना रहा है। तो फ्रिक्शन लग कितना रहा है पहले हमें देख लेना होगा। फ्रिक्शन का वैल्यू म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, म्यू हमें दे दिया है 0.5 इंटू नॉर्मल रिएक्शन क्या है 10g है। तो यहाँ पे फ्रिक्शन लग कितना रहा है बच्चों, वो लग रहा है 50 न्यूटन का। मतलब पीछे की तरफ ये फ्रिक्शन जो है ये 50 न्यूटन का लग रहा है। ये हमें निकालना जरूरी है, क्यों? क्योंकि पता तो चले कितना इधर खींचा जा रहा है फ्रिक्शन के द्वारा। इधर 101 न्यूटन लगा रहे हैं फोर्स और फ्रिक्शन 50 न्यूटन के है, तो ओवरऑल ब्लॉक तो चल जाएगा ना, ओवरऑल ब्लॉक चल जाएगा बच्चों, क्योंकि हम ज़्यादा फोर्स लगा रहे हैं। तो ओवरऑल ब्लॉक चल जाएगा, मतलब ये ज़्यादा है ये कम है, तो दिस माइनस दिस इक्वल टू ए में कर देंगे। इसका मतलब क्या कर देंगे बच्चों, 101 न्यूटन माइनस 50 न्यूटन बराबर ए में, मतलब 10 इंटू ए। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 51 इक्वल टू 10 ए। मतलब ए एक्सेलरेशन जो आ गया हमारा A1 है बच्चों, ए कैपिटल ए का, कैपिटल ए ब्लॉक का एक्सेलरेशन आ जाएगा 5.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब हमें बी ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकालना है। बी ब्लॉक पे बस एक ही फोर्स लग रहा है, वो फ्रिक्शन है। ठीक है, तो फ्रिक्शन इस ब्लॉक को चलाने की कोशिश करेगा इधर की तरफ, कितना स्पीड से देख लेते हैं। तो फ्रिक्शन कितना स्पीड से चलाने की कोशिश करेगा, फ्रिक्शन इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन होता है, और एक ही फोर्स लग रहा है जो कि इधर की तरफ है, और इसको चलाने की कोशिश इधर ही करेगा। तो एक ही फोर्स है, तो फ्रिक्शन इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन 10 इंटू एक्सेलरेशन। तो इस पे नॉर्मल रिएक्शन कितना लग रहा होगा बच्चों, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन, नीचे की तरफ mg है, बता सकते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों, म्यू कितना है 0.5 इंटू नॉर्मल रिएक्शन कितना लग रहा होगा 10g लग रहा होगा, 10g ही तो लग रहा होगा, नीचे 10g है ना, तो नॉर्मल रिएक्शन उतना ही लग रहा होगा। ओके, तो फ्रिक्शन फोर्स इतना हो गया, तो इसको पुट करते हैं, ये हो जाएगा 50 इक्वल टू 10 है, कट गया। तो ऐसा यहाँ से एक्सेलरेशन ऑफ बी ब्लॉक कितना आ गया, हमें आ गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए बी ब्लॉक का भी हमने एक्सेलरेशन निकाल दिया जैसे ए का निकाला। तो ऐसे करेंगे चीज़ें तब ये सवाल बनती है, और ये हमेशा आती है बच्चों, जितना PY को जब देखेंगे ना ये सवाल मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है ना, इसको छोड़ना नहीं एग्जाम में, ऐसे करके कर लेना, जल्दी से करना है, हम तो धीरे धीरे बता रहे हैं। एक सवाल और है, तो एक सवाल ये और आप कर सकते हैं बच्चों, बोल रहा है कि इनिशियली द सिस्टम इज एट रेस्ट। ठीक है, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स फॉर विच स्लाइडिंग स्टार्ट्स बिटवीन टू ब्लॉक्स। मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स कितना लगा है कि ये चीज़ें चलने लगे, ये चीज़ें चलने लगे, है ना बच्चों। ओके, द स्लाइडिंग स्टार्ट, ओके ये स्लाइड करने लगे, मतलब ये चीज़ें चलने लगे, है ना बच्चों, ये चलने लगे। और चलेगा तो इसको भी तो साथ साथ चलाना होगा, कि इसको यहीं छोड़ देना होगा, नहीं इसको भी चलाना होगा। तो मिनिमम फोर्स कितना होगा वो हमें बताना है। तो बच्चों फिर से फ्री बॉडी डायग्राम जल्दी से बना लो, क्योंकि बच्चों फ्री बॉडी डायग्राम से ही आपको चीज़ें समझ में आएगा। ऊपर वाला ब्लॉक 10 kg का था, नीचे वाला ब्लॉक है बच्चों 20 kg का, और नीचे बच्चों ये सरफेस है। ठीक है, ये सरफेस है। ये चीज़ें आप कर सकते हैं बच्चों, हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं, बाकी आप कर लीजिएगा, है ना। ये 10 kg का है, ये 20 kg का है, और इस पे फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा ना बच्चों, ये फोर्स इधर लग रहा है। ठीक है, इस पे नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लग रहा होगा, इस पे भी नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लग रहा होगा। नीचे इसका कितना होगा बच्चों 10g लग रहा होगा, नीचे इसका कितना लग रहा होगा 20g लग रहा होगा। सिंपल है, ये स्मूथ है ना, ये बच्चों स्मूथ है, स्मूथ दिया है, और इसके बीच का फ्रिक्शन मुझे दिया, मतलब यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। तो फोर्स अगर मैं नीचे वाली ब्लॉक पे इधर लगा रहा हूँ, तो ये क्या चाहेगा, फोर्स क्या चाहेगा कि ये ब्लॉक को हम इधर ले जाएं। तो इसमें फ्रिक्शन किधर लगाएगा बच्चों, इधर लगाएगा फ्रिक्शन। ठीक है, और ये ब्लॉक रेस्ट पे है, ये ब्लॉक रेस्ट पे था, तो रेस्ट पे होने के कारण क्या करेगा, ये ब्लॉक क्या है, ये रेस्ट पे है ना, ये रेस्ट पे ब्लॉक है। तो ये क्या चाहेगा, रेस्ट वाला चाहेगा कि हम रुके हैं, तो ये क्यों चल रहा है, ये इसको भी रुको। तो इस पर फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगा देगा, रिलेटिव मोशन को अपोज करना होता है, तो इस पर फ्रिक्शन बच्चों पीछे की तरफ लगा देना, है ना। अब चीज़ें क्लियर होगी। ठीक है, तो पहले तो देख लेना है फ्रिक्शनल फोर्स लग कितना रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स लग कितना रहा है। तो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स निकाल लेते हैं म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन करके, ये वाली। तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना हो जाएगा बच्चों, म्यू कितना है बच्चों 0.5, नॉर्मल रिएक्शन कितना लग रहा होगा 10g का है, तो ओवरऑल 50 न्यूटन का यहाँ पे भी फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। और अगर हमें ये चीज़ें स्लाइडिंग करवाना है, तो मिनिमम फोर्स कितना होना चाहिए, ये कितना होना चाहिए ताकि ये स्लाइड कर जाए, मतलब ये चलने लगे।
ये चलने लगे बच्चों, तो फ्रिक्शन इधर कितना खींच रहा है, इधर खींच रहा है 50 न्यूटन से, देखिए 50 न्यूटन आया ना फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स। तो इधर बच्चों इस पे इधर की तरफ लग रहा होगा 50 न्यूटन का, इस ब्लॉक के द्वारा फ्रिक्शन लग रहा होगा इधर 50 न्यूटन का, ठीक है। तो हमें 50 न्यूटन से तो ज़्यादा लगाना पड़ेगा ना फोर्स, 50 न्यूटन से ज़्यादा लगाना पड़ेगा बच्चों, तभी ये ब्लॉक साथ में चल पाएंगे, ठीक है। तो हमें फोर्स कितना लगाना होगा, वो 50 न्यूटन से ज़्यादा लगाना होगा, तभी स्लाइडिंग होगा, तभी ये ब्लॉक चल पाएंगे, है ना। एक्सेलरेशन निकालना हो तो आप निकाल सकते हैं फॉर लिमिटिंग केस, फॉर लिमिटिंग केस उसके लिए आप निकाल सकते हैं एक्सेलरेशन। तो इधर की तरफ फोर्स माइनस कर देंगे हम, फ्रिक्शन इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन 20 इंटू ए, एक्सेलरेशन से अगर जा रहा होगा तो, ठीक है, आसानी से बता सकते हैं, ऐसे करके आप निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये वाली जो हमने फोर्स माइनस फ्रिक्शन इक्वल टू 20 निकाला, तो फ्रिक्शन का वैल्यू तो हमें पता चल गया कि वो हमें कितना होना चाहिए, 50 न्यूटन यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। जब ये ब्लॉक का फ्रिक्शन जो होगा, ये फ्रिक्शन फोर्स इधर लग रहा होगा, तो इसको कितना एक्सेलरेशन मिल रहा होगा, ये चीज़ हम यहाँ से निकाल सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए फ्रिक्शन इक्वल टू इसका लिख रहा हूँ, है ना बच्चों, फ्रिक्शन इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, क्योंकि बस इसको हॉरिजॉन्टल में एक ही फोर्स लग रहा है, वो फ्रिक्शन है, तो आसानी से लिख सकते हैं फ्रिक्शन इक्वल टू 10 इंटू ए, फ्रिक्शन 50 न्यूटन का लग रहा है, इक्वल टू 10 इंटू ए, तो ये कट जाएगा, तो एक्सेलरेशन हमें 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मिल गया। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, मिनिमम फोर्स भी बता सकते हैं। हमने यहाँ पे आपको बताया बच्चों 50 न्यूटन से ज़्यादा होगा, लेकिन एग्जैक्टली कितना होगा वो हमने नहीं बताया, तो वो हमें देखना होगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन हमें पता चल गया, फोर्स मिनिमम माइनस फ्रिक्शन इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो 20 इंटू एक्सेलरेशन कितना 5 है, 20×5 = 100, और फोर्स इक्वल टू हो जाएगा 10 प्लस 100, है ना, 100 प्लस फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स कितना 50 न्यूटन का है, तो 150 आ जाएगा। 150 न्यूटन का बच्चों मिनिमम होगा, देखिए एफ मिनिमम बच्चों 150 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा, तब एफ मिनिमम हमारे पास आएगा। तो एफ मिनिमम ये होगा 150 न्यूटन, 150 न्यूटन, सिंपल। कितना होगा बच्चों, 150 न्यूटन होगा, ये चीज़ सही है, ठीक है ना, आसान है बच्चों, समझ सकते हैं आप लोग। एफ मिनिमम 150 न्यूटन होगा। हमने बोला कि एफ जो होगा वो 50 से ज़्यादा होगा, लेकिन होगा एग्जैक्टली कितना, एग्जैक्टली होगा 150 न्यूटन, ठीक है। आगे मिलते हैं, तब तक के लिए ओके बाय।